तो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन तीनों क्वेश्चंस का बेसिक समझा था, है ना? तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक। तो कल के लेक्चर में बात की क्या की थी? हमने ये बात की थी भाई पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है उसको मैं किसी भी रूप में दर्शा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यार उसको मुझे 2 के मल्टीपल के रूप में दर्शाना है, तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। या तो हम उसको 2 क्यू के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम उसको 2 क्यू प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ किसी भी नंबर को 3 के मल्टीपल के रूप में, तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या उससे 1 ज़्यादा होगा या उससे 2 ज़्यादा होगा। है ना? ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। ठीक है? तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपकी बुक में है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखो आप। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। हमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 से भाग नहीं होता। विषम पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि वो नंबर जो 2 से भाग ना हो, है ना? कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक जो कि विषम है, जो कि 2 से भाग नहीं होता, आप उस नंबर को इन तीनों में से किसी भी एक रूप में लिख सकते हो। इन तीनों में से किसी भी एक रूप में लिख सकते हो। ऐसा हमें शो करके दिखाना है, ऐसा हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है एक प्रकार से। एग्जाम्पल से समझो। जैसे कोई भी आप मुझे धनात्मक विषम पूर्णांक दे दो, कोई भी ऐसा नंबर दे दो जो 2 से भाग नहीं होता। आप कह दोगे 5, 2 से भाग नहीं होता। 7, 2 से भाग नहीं होता। एक बार 5 को भूल जाओ। 5 का भी कर सकते हो, लेकिन मैं 5 को छोड़ रहा हूँ। है ना? 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये आपके विषम पूर्णांक हैं, ऐसे नंबर हैं जो 2 से भाग नहीं होते। अगर आप 7 को 6 के टर्म्स में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 6 गुणा 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने 7 को एक प्रकार से 6 क्यू प्लस 1 की टर्म में लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं 9 को 6 के टर्म्स में लिखना चाहूँ, 6 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणा 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ। यानी एक प्रकार से मैंने 9 को 6 क्यू प्लस 3 के रूप में लिख दिया। अगर मैं 11 को 6 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 1 प्लस 5। यानी एक प्रकार से मैंने इसको 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकता हूँ। है ना? कोई भी आप नंबर ले लो, अगर आप उसको 6 के मल्टीपल के रूप में लिखोगे, है ना? अगर वो नंबर आपका एक विषम पूर्णांक है, एक ऐसा नंबर है जो 2 से भाग नहीं होता, तो वो हमेशा इन्हीं रूप का मिलेगा आपको, हमेशा इन्हीं रूप का। कोई भी नंबर ले लो अपनी मर्ज़ी से। मान लो आपने कह दिया 97 लूँगा मैं तो। 97 को भी आप इन तीनों में से किसी एक रूप में लिख सकते हो। कैसे? 6 गुणा 6 एकम 6, 3 बच गया, कुछ कुछ 36 प्लस 1। इसको भी आप 6 क्या प्लस 1 के रूप में लिख सकते हो। कैसे किया मैंने देखो, 97 को मैंने एक प्रकार से 6 से भाग कर लिया। 6 एकम 6, 3 बच गया, 7 उतारा, 6 कुछ को 36, कितना बच गया? 1। यानी एक प्रकार से 97 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 16 प्लस 1। 6 गुणा 16 प्लस 1 भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही मैंने लिखा है। तो एक प्रकार से मैं कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि विषम है, अगर मैं उसको 6 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट करूँगा, तो या तो वो नंबर इस टाइप में लिखा जा सकता है, या इस टाइप में लिखा जा सकता है, या इस टाइप में लिखा जा सकता है। 6 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट करूँगा तो, है ना? लिखने को तो 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखने को तो ये भी ठीक है, 2 क्या प्लस 1 के रूप का होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है ना? लेकिन ये हुआ 2 के मल्टीपल के रूप में। अगर आपको कोई नंबर कह दे कि भैया इस नंबर को आपको 6 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, और अगर वो नंबर आपका एक विषम पूर्णांक है, तो हमेशा हमेशा वो नंबर या तो इसके रूप में लिखा जाएगा, या इसके रूप में लिखा जाएगा, या इसके रूप में लिखा जाएगा। इस बात को आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, है ना? अच्छा, एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। अगर कल की क्लास देखी है तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है? कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है, मान लो कि कोई नंबर है ए, है ना? अगर मुझे इनको 2 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा या तो 2 क्या या तो 2 का मल्टीपल होगा, या 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। कोई भी नंबर है, इस पूरे नंबर नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं, अगर मुझे इसको 2 भागों में बाँटना है, तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। यानी या तो वो 2 क्या होगा या फिर वो 2 क्या प्लस 1 होगा। अगर मुझको 3 भागों में बाँटना है, तो वो किस का टाइप के होंगे? 3 क्या प्लस 1, 3 क्या प्लस 2। कल के लेक्चर में बताई थी ना बात मैंने। भाई कोई भी एक नंबर है ए, उसको आप चाहो तो इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो इन तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? चाहो तो उसको आप 6 क्या प्लस 1, 6 क्या प्लस 2, मतलब वो जो नंबर है इनमें से किसी भी एक रूप का हो सकता है। समझ रहे हो?
वो जो नंबर है इनमें से किसी एक रूप का होगा, वो जो नंबर है इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है, वो जो नंबर है इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है। समझ में आ रही है? किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। चाहो तो 2 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, 3 के मल्टीपल के रूप में, 6 के मल्टीपल के रूप में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अब हमें ये बताना है कि यार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये दिखा दूँगा कि कोई भी जो नंबर है, उसको हम अगर 6 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहें, तो वो इस टाइप के होंगे। और इसको कैसे दिखाऊँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके। इसके बाद मैं कह दूँगा कि यार इसमें से ये वाला जो नंबर है ये विषम पूर्णांक है, ये वाला जो नंबर है ये विषम पूर्णांक है, ये वाला जो नंबर है ये विषम पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी विषम पूर्णांक हैं, उसको या तो अगर मैं 6 के मल्टीपल के रूप में लिखूँगा, तो वो हमेशा ये और ये इन तीनों में से कोई एक होगा। ये थोड़ा-सा डीप कांसेप्ट है। कराने को तो ऊपर-ऊपर से करा सकते हैं, ऊपर-ऊपर से पिछली बार कराया भी था, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको वो चीज़। हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़े, हो सकता है 2-3 बार लेक्चर देखना पड़े, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना कांसेप्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बात समझ में आ गई? चलिए, अभी मैं कराना स्टार्ट करता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम्पल से समझो। मान लो मुझे 255 को बताना है कि देखो है तो विषम पूर्णांक ना, मुझे पता करना है कि यार 255 जो है ये किस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है या इस टाइप का है। तो मैं कैसे करूँगा, 255 को 6 से भाग करके देख लूँगा ना। जैसे 6 चौका 24, कितना बच गया, 1 बच गया, ऊपर से उतारी 5, 15, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 3 बच गया। तो एक प्रकार से मैं 255 को क्या लिख सकता हूँ, 255 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 42 प्लस 3, यानी एक प्रकार से मैंने इसको लिख दिया 6 इंटू क्यू, 6 क्यू प्लस 3। तो मुझे पता चल गया कि 255 जो है वो 6 क्यू प्लस 3 के रूप का है। ठीक है ना? पहले मुझे पता नहीं था कि किसके रूप का है, तो मैंने इसको भाग करके देख लिया। तो वैसे ही एक काम तो ये कर सकता हूँ कि सारे नंबर जो हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, उनको ऐसे-ऐसे भाग करके दिखाता रहूँ और सबको कह दूँ भैया ये देखो ये नंबर इस रूप का है, ये नंबर इस रूप का है, ये नंबर इस रूप का है। लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कोई नंबर मान लूँ मैं। जैसे मैं लिख दूँ कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया मैंने कि भैया कोई एक धनात्मक पूर्णांक है ए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे 255 को 6 से भाग किया, तो मुझे पता चल गया कि 255 किस टाइप का है। वैसे ही अगर मुझे देखना है कि यार ये जो नंबर है ये किस टाइप का है, इन तीनों में से किस टाइप का है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 6 से भाग करके देख लूँ। इस नंबर को अगर मैं 6 से भाग करके देख लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ए जो नंबर है, ये जो मैंने ए नंबर माना है, ये जो ए नंबर माना है, ये किस टाइप का है। ठीक है ना? तो 6 हमारा एक प्रकार से क्या हो गया, भाजक हो गया, जो इसको भाग करेगा, है ना? और भाजक को क्या मान लिया मैंने, 6 मान लिया। अच्छा, जब 6 इसको भाग करेगा, तो कुछ ना कुछ भागफल भी आएगा। भागफल को भी कुछ मान लेता हूँ। भागफल को मैंने क्या मान लिया। मानने को कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में क्वोशिएंट होता है ना, भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, तो वहाँ से क्या उठा लिया हमने, शेषफल को हमने आर मान लिया। शेषफल को हमने क्या मान लिया, आर। ये हमने मान लिया। वापस समझो, हमने क्या किया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिया ए, भाजक मान लिया 6, भागफल मान लिया क्यू, शेषफल मान लिया आर। ठीक है? तो अब मैं इनको भाग करूँगा, ध्यान से समझो। अगर आप ए को 6 से भाग करते हो, तो किसी न किसी नंबर पे जाएगा और कुछ ना कुछ बचेगा। अब ये जो कुछ बचेगा, ये या तो 0 बच सकता है, हो सकता है कि पूरा-पूरा कट जाए, 0 बच जाए, या फिर 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, या 4 बच सकता है, या 5 बच सकता है ना? 6 तो बचने से रहा, क्योंकि अगर 6 बच गया, तो ये तो वापस कट जाएगा ना। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच गया, तो 6 कम 6 वापस कट जाएगा। यानी जो रिमाइंडर है, जो अपना शेषफल है, या तो वो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या फिर 5 होगा। इसमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। आपको वैसे ही पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ी है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और हमेशा b से छोटा होता है। b मैंने 6, इस 6 से छोटा होगा, है ना? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ कर लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कुछ भी नहीं है, वो बस वही भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला जो रिलेशन था उसी को उसने थोड़ा सा रिडिफाइन करके कह दिया, और कुछ नहीं था, है ना? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो किसके बराबर होगा, 6 क्यू प्लस आर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, जो ए है वो किसके बराबर होगा, 6 क्यू प्लस आर के बराबर होगा। भाई भाज्य जो है वो भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, वही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो इनमें से कोई भी एक हो सकती है ना? यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, लिख देते हैं प्रॉपरली, जहाँ जो आर की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। 6 नहीं होगी, क्योंकि जो आर है हमेशा b से छोटा होता है। अभी इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी था।
आप चाहे ऐसे लिख देते या फिर आप ऐसे लिख देते कि जो r है वो 0 0 से बड़ा होगा और हमेशा 6 से छोटा होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। बात दोनों की सेम ही है। जिसमें आपकी इच्छा हो वैसा लिख दो। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब r की वैल्यू हम पुट करते रहते हैं। तो अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? अगर r बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6 क्याऊ प्लस 0, यानी a की वैल्यू हो गई एक प्रकार से 6 क्याऊ, है ना? अगर a की वैल्यू 6 क्याऊ है, यानी जो अंदर वाला नंबर है उसकी शक्ल किस टाइप की है? 6 क्याऊ की है। जो भी नंबर 6 से भाग होता है obvious सी बात है वो 2 से भी भाग होगा। जो नंबर 6 की टेबल में आता है वो नंबर 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता? ठीक है। तो जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो 2 का भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये हमारी क्या है? एक सम संख्या है। इसको लिखने का एक छोटा तरीका बताऊंगा मैं, एक बार समझा रहा हूं ना इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। ठीक है। अगर r की वैल्यू 1 रख दें तो नंबर क्या हो जाएगा? 6 क्याऊ प्लस 1 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 2 रख दें तो नंबर क्या हो जाएगा? 6 क्याऊ प्लस 2 हो जाएगा। मतलब ये जो अंदर वाला नंबर है ना उसकी शक्ल हमें पता चल रही है। या तो अंदर वाला नंबर 6 क्याऊ के रूप का होगा, या अंदर वाला नंबर 6 क्याऊ प्लस 1 के रूप का होगा, 6 क्याऊ प्लस 2 के रूप का होगा, या 6 क्याऊ प्लस 3 के रूप का होगा, या 6 क्याऊ प्लस 4 के रूप का होगा, या 6 क्याऊ प्लस 5 के रूप का होगा। इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। और ये बात हमें लॉजिकल भी पता थी। भाई कोई भी नंबर है या तो वो 6 का मल्टीपल होता है, या उससे 1 ज़्यादा होता है, या 2 ज़्यादा होता है, या 3 ज़्यादा होता है, या 4 ज़्यादा होता है, या फिर 5 ज़्यादा होता है ना? यानी ये जो अंदर वाला नंबर है जिसको मैं भाग कर रहा हूँ, ये नंबर या तो ये हो सकता है, ये या ये या ये या ये या ये। इनमें से कोई भी एक, किसी भी एक रूप का हो सकता है। अब अगर ये इस रूप का हुआ तब तो ये सम संख्या है। अगर ये इस रूप का हुआ तो ये विषम संख्या है। ये सम संख्या है। इस रूप का हो तो विषम संख्या है, इस रूप का हुआ तो विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये नंबर 6 क्याऊ प्लस 1, 6 क्याऊ प्लस 3, 6 क्याऊ प्लस 5 के रूप का होता है तो ये विषम संख्या है। मतलब क्या हो गया कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जितने भी विषम पूर्णांक हैं आपके, आप उनको अगर 6 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहें तो वो ये रूप होंगे। उनको आप इन तीनों के रूप में से किसी भी एक रूप में लिख सकते हैं, है ना? थोड़ा सा डीप था पता है मुझे, लेकिन ये कराना जरूरी था। ठीक है। ऊपर ऊपर से तो बहुतों ने करा रखा है, मैंने भी करा रखा ऊपर ऊपर से, लेकिन फिर उसका कोई मजा नहीं आएगा। एक टीचर है, वो यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो पढ़ाई होती है ना असल में वो जल्दी समझ में नहीं आती, और जो पढ़ाई जल्दी समझ में आ जाए वो असल में पढ़ाई नहीं होती, है ना? अब कई बच्चे इसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं। वो समझते हैं कि यार, वो सोचते हैं कि भैया जल्दी समझ में आना चाहिए, जल्दी समझ में आना चाहिए। जो आपको जल्दी समझ में आ गया ना, एक प्रकार से आप बात तो ठीक है कि जल्दी समझ में आना चाहिए, हम भी कोशिश करते हैं जल्दी समझ में आना चाहिए। लेकिन जो जल्दी चीज़ समझ में आ गई उसका मतलब ये है कि उसमें से कोई एक बात छोड़ी गई है, उसमें से कुछ एक कम किया गया है जिसकी वजह से आपको समझ में आई। अगर सारी की सारी बात बताई जाती है ना तो आपको जल्दी समझ में नहीं आती, आपको समझने के लिए उसमें दम लगाना पड़ता। वही चीज़ इसके साथ है। अगर मैं इसमें से ऊपर-ऊपर का बता दूँ ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं ऊपर-ऊपर से बता दूँगा तो फिर आपके बाद में दिक्कत आएगी, जब 11th-12th करोगे तब। इसलिए मैं गहराई से बता रहा हूँ, है ना? अब इसको ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा था, ये तो समझाने के लिए था। आप सिंपल लिख दीजिएगा, तो तो ए के संभावित मान, भाई ए की क्या-क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? संभावित मान, जो अंदर वाला नंबर है उसकी क्या-क्या वैल्यू हो सकती हैं? अगर r की वैल्यू 0 आ गई मतलब पूरा-पूरा कट गया, तो a की जो वैल्यू है वो या तो 6 क्या होगी? प्रॉपर्ली लिख दें। जो a की वैल्यू है वो या तो 6 क्या होगी, या a की वैल्यू 6 क्या प्लस 1 होगी। भाई r की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये हो जाएगी, r की वैल्यू 1 हुई तो अंदर वाला जो नंबर है वो इस टाइप का दिखेगा, है ना? r की वैल्यू अगर 2 हुई तो अंदर वाला नंबर इस टाइप का दिखेगा, r की वैल्यू अगर 3 हुई तो अंदर वाला नंबर इस टाइप का दिखेगा, r की वैल्यू अगर 4 हुई तो अंदर वाला नंबर इस टाइप का दिखेगा, r की वैल्यू अगर 5 हुई तो अंदर वाला नंबर इस टाइप का दिखेगा। बस समझ में आ गई? तो जो अंदर वाला नंबर है, जो भाग के अंदर वाला नंबर है, वो इनमें से किसी भी एक रूप का हो सकता है ना? हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक विषम संख्या है, क्योंकि जब आप 6 के मल्टीपल में 1 जोड़ दोगे तो विषम संख्या आएगी, 6 के मल्टीपल में 3 जोड़ दोगे तो विषम संख्या आएगी, 6 के मल्टीपल में 5 जोड़ दोगे तो विषम संख्या आएगी। तो हमने यहाँ पे क्लियरली देख लिया कि जो विषम पूर्णांक है अगर मैं उसको 6 के मल्टीपल में लिखूँ तो वो सिर्फ ये 3 ही हो सकते हैं। ये 3 ही, इन्हीं तीनों रूपों से मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर 6 के मल्टीपल में लिखूँ तो, ठीक है ना? अतः कोई भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक
या तो 6 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, 6 क्यू प्लस 1, या 6 क्यू प्लस 3, या 6 क्यू प्लस 5। इन तीनों में से मैं किसी भी एक रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन तीनों में से किसी भी एक रूप में, किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कोई भी विषम पूर्णांक जो है वो इन तीनों में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या है, मतलब, है ना? तो जो प्रैक्टिकल यूज है ना वो तो आप कॉलेज लेवल पे सीखेंगे, अभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? लेकिन यूज बहुत है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉलेज किया है ना, मुझे पता है कि यार इसका यूज कहाँ आता है। सेकंड थर्ड ईयर में कब कहाँ अटकोगे तुम, समझ रहे हो ना? यूज है, लेकिन अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जैसे बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं तो उसको यूज तो मालूम नहीं चलता ना, लेकिन यूज तो होता है। एबीसीडी यूज नहीं होता क्या? अल्फाबेट बनाते हो, फिर लेटर बनाते हो, फिर अपना लाइनें बनती हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ पाते हो, ठीक है? तो ये चीज है, समझ में आ गई? ये था क्वेश्चन का मतलब। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनको हम इन रूप में लिख सकते हैं। इस बात को हमें प्रूफ करके दिखाना था, वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया इस तरीके से। समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के टाइप का, इसी के टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास कॉपी होगा। 2 मिनट रुको यार। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये वाला चेंज नहीं, क्वेश्चन को हम ऐसा बना देते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का होगा या इस रूप का होगा, इनमें से किसी भी एक रूप का होगा, ऐसा हमें दर्शाना है। अब इसका भी मतलब वही है भाई, कोई भी नंबर है या तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ इस रूप में, या फिर उसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मुझे दे दो, लेट्स से 23 दे दिया। 23 को अगर मैं 4 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 5 + 3। यानी एक प्रकार से मैंने इसको 4 क्या प्लस 3 के रूप में लिख दिया, है ना? और वही क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो या उसको ऐसे लिख सकते हो, है ना? अब हमें इसी बात को प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। हम क्या देंगे, एक काम तो ये कर सकता था कि मैं सारे के सारे नंबर लिख लूं, जितने भी विषम पूर्णांक हैं संसार में सारे के सारे विषम पूर्णांक लिख लूं, है ना? और उनको फिर मैं यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है तो इसकी वजह से ईयरफोन लगा रखा है। ईयरफोन में जो बारिश की साउंड है ना वो आ रही है, तो उसकी वजह से मेरा ध्यान बाहर की बातों पे नहीं जाता, इसलिए लगा रखा है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है या तो वो इस टाइप के होंगे या फिर वो इस टाइप के होंगे, इनमें से किसी भी एक रूप में मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो एक तो काम कर सकता हूँ कि मैं सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे विषम पूर्णांक लिख दूं, सबको ऐसे ही तोड़ के दिखा दूं कि भैया देखो 4 का प्लस 1 में तोड़ दिया, 4 का प्लस 3 में तोड़ दिया। लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? और लिख भी नहीं सकता भाई, विषम पूर्णांक तो अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी है भैया, चलते जाएंगे तो मैं लिखूंगा कैसे? लिख नहीं सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक नंबर मान लेता हूँ ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। इसको पहले आप खुद ट्राई करना, फिर बाद में देख लेना। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए है, मैंने कोई एक पूर्णांक मान लिया ए, है ना? तथा भाज्य भाजक, भाजक क्या मान लिया? 4 मान लिया। भाई मुझे पता करना है कि ये जो ए नंबर है ये इस रूप का है या इस रूप का है। कैसे पता कर सकता हूँ? 4 से भाग करके देख लूंगा, सीधी सी बात है। भाजक क्या है? बराबर है 4, भाजक बराबर 4, और भागफल मान लिया मैंने क्यू, और शेषफल मैंने मान लिया आर। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से मैं क्या कह सकता हूं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस ए को 4 से भाग करूंगा तो ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है,
वो हमेशा या तो 0 हो, मतलब 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई एक होगा, है ना? 0 0 से बड़ा होता है और 4 से हमेशा छोटा होता है, 20 से हमेशा छोटा होता है, ये तो बात तो आपको पता ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो अंदर वाला नंबर है जिसको आप भाग कर रहे हो वो किस टाइप का होगा? तो ए के संभावित मान, ए की जो शक्ल है वो किस टाइप की होगी? वो हो सकती है भैया कि वो ए जो है वो 4 क्याऊ के टाइप का हो। भाई आपने ए को 4 से भाग किया ना, जो ए है ये या तो 4 का मल्टीपल हो सकता है या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो सकता है। यही बात हमें लॉजिकल पता थी। भाई कोई भी नंबर या तो 4, अगर मुझे 4 के रूप में रिप्रेजेंट करना है या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। कल के लेक्चर में हमें ये बात पता थी। लेकिन आज हमने उसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कह दिया। ठीक है ना? तो जो अंदर वाला नंबर है या तो वो 4 क्या होगा, या फिर वो जो अंदर वाला नंबर है 4 क्या प्लस 1 होगा, या जो अंदर वाला नंबर है वो 4 क्या प्लस 2 होगा, या जो अंदर वाला नंबर है वो 4 क्या प्लस 3 होगा। इसमें से वो किसी भी एक टाइप का हो सकता है, ये मतलब है। ठीक है? अगर वो 4 क्या हुआ तब तो वो सम संख्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि वो 4 की टेबल में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आ गया तो सम संख्या हो गई। है ना? 4 क्या प्लस 1 क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। और ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। यानी जो अंदर वाला नंबर है वो या तो 4 क्या प्लस 1 के टाइप का होगा, 4 क्या प्लस 3 के टाइप का होगा, अगर वो विषम संख्या है तो। अगर किसी भी नंबर को आप भाग कर रहे हैं जो कि विषम संख्या है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर वो आप देखें 4 के मल्टीपल के रूप में, तो या तो वो 4 क्या प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर वो 4 क्या प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपने यही बात हर एक नंबर के लिए प्रूफ कर दी। एक तो ये काम करता कि सारे नंबर लेके दिखाता, लेकिन सारे नंबर तो ले ही नहीं सकता ना, तो मैंने यहाँ पे मान के चला कि यार कोई एक नंबर है ए, और उसी हिसाब से मैंने उसको प्रूफ कर दिया। प्रूफ करना क्यों जरूरी है? प्रूफ करने से आपको है ना ये पता चल गया कि ये जो बात है ये हर एक नंबर के लिए ट्रू होगी। जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर के लिए ये बात ट्रू होगी कि भैया 4 क्या प्लस 1 और 4 क्या प्लस 3 ये सारे के सारे 4 क्या प्लस 1 और 4 क्या प्लस 3 जो हैं जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 4 क्या प्लस 1 और 4 क्या प्लस 3 के रूप में लिख सकता हूँ। ये बात हो गई। ठीक है? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अभी भी रह गया होगा। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और करवा दूँ ऐसा-ऐसा? ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। कौन-सा करवाएँ? हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, एक एक बात और बताता हूँ, थोड़ा डीप हो जाएगा लेकिन चलो बता देते हैं। अगर यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा-सा करवा देते हैं एक बारी। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 3 ऐसा नहीं होगा। ये कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप के होते ही नहीं है। कैसे? 3 क्यू प्लस 1, 3 के मल्टीपल में 1 जोड़ दो। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7 तो एक विषम पूर्णांक है, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दो 10, लेकिन 10 एक विषम पूर्णांक नहीं है। है ना? तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि 3 क्यू प्लस 1 कई बार तो विषम पूर्णांक होता है, कई बार सम पूर्णांक होता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। है ना? ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस कब आएँगे जब आप खुद ब खुद सोचेंगे। आप खुद सोचें कि यार इससे हमें क्या मालूम चल रहा है और क्या सीख सकता हूँ? इस क्वेश्चन से और किस टाइप का मैं ऑब्जर्वेशन सीख सकता हूँ? और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको सीखने को मिलेंगे। सारी बातें मैं नहीं बता सकता। सारी बातें बताऊँगा तो आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? आप क्वेश्चन पूछिए खुद से कि यार इसके अंदर हमने 3 क्या प्लस 1, 3 क्या प्लस 3 इसमें हम क्यों नहीं दिखा सकते? ठीक है ना? चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ये 4th क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब समझो आप ध्यान से। भाई हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे कोई भी एक नंबर दे दो मुझे, 3 दे दिया, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिलेगा, है ना? और भी ले लो, 4 ले लो, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलेगा, 5 ले लो, 5 का स्क्वायर करने पे 25 मिलेगा, 6 ले लो, 6 का स्क्वायर करने पे 36 मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, सम विषम की बात ही नहीं है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो सारे ले लिए मैंने ऐसे,
है ना? तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दें, तो जो स्क्वायर किया ना आपने, तो वो जो है, वो या तो 3m रूप का होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देख लेते हैं, जैसे 9 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ना 3 इंटू 3, यानी एक प्रकार से मैंने इसको 3m के रूप का लिख दिया। 16 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3 पंजे 15 प्लस 1, यानी एक प्रकार से मैंने इसको 3m प्लस 1 के रूप का लिख दिया। समझ पा रहे हो? 25 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 अट्ठा 24 प्लस 1, यानी एक प्रकार से मैंने इसको 3m प्लस 1 के रूप का लिख दिया। 36 है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 12 तिया 36, यानी एक प्रकार से मैंने 3m के रूप का लिख दिया। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं मेरे पास, और भी ले सकते हो, 2 ले लो, 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर आप 2 की 4 की बात करें तो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 3 की 3 एकम 3 प्लस 1, यानी एक प्रकार से 3m प्लस 1 के रूप का लिख दिया। अगर आप 1 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 1, है ना? यानी कि आपने एक प्रकार से फिर से 3m प्लस 1 के रूप का लिख दिया। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव पूर्णांक हैं मेरे पास, धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर मैं उनके स्क्वायर को अगर मैं उनके स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो किस टाइप में लिख सकता हूँ? उनके स्क्वायर को मैं इन रूप में लिख सकता हूँ, या तो 3m 1 प्लस 1 के रूप का होगा, या 3m के रूप का होगा, या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। समझ रहे हो? हमें क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर जो है या तो वो 3m के रूप का होगा या वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इन दोनों में से किसी भी एक रूप का होगा, ऐसा हमें दर्शा के दिखाना है। अब एक तो काम ये कर सकता हूँ कि मैं ऐसे इंटीजर्स लेता जाऊँ सारे के सारे और इनको ऐसे ही तोड़ के दिखाता रहूँ। लेकिन नहीं दिखा सकता भैया, इंटीजर्स बहुत सारे हैं। कहाँ तक चलूँगा? 1000, 2000, 3000, कहाँ तक? लिमिट ही नहीं है इसकी। तो ऐसा तो कर नहीं सकता। तो मैं कोई एक नंबर मान लूँगा। मैं क्या दूँगा कि भाई कोई एक नंबर है ए, है ना? इसको मैं थोड़ा लॉजिकली यहाँ पे रखता हूँ, ये समझने में मदद करेगा। तो मैं क्या दूँगा, माना माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। मैंने कह दिया भाई कोई धनात्मक पूर्णांक है ए, धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ये जो ए नंबर है, ये भी किसी टाइप का होगा, है ना? अच्छा, अब ध्यान से समझो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो ए नंबर है, ये आप किसी भी टाइप में लिख सकते हो। हो सकता है कि ये 2q या 2q प्लस 1 के रूप का हो, इसमें भी दर्शा सकते हो। दर्शाने के हिसाब से तो आप 3 के मल्टीपल के रूप में भी दर्शा सकते हो। कह सकते हो सर ये जो नंबर है, ये इन तीनों में से किसी एक टाइप का होगा। ये जो नंबर है, ये इन चारों में से किसी एक टाइप का होगा। दर्शाने को तो आप ऐसा कह सकते हो, है ना? ये आपको खुद ब खुद चूज़ करना है कि आपको किस टाइप का दिखाना है। अब ध्यान से देखो, हमें दिखाना है कि यार जब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। तो मैं इस ए को, ये जो ए पूर्णांक है, इसको मैं किस टाइप में दिखाऊँ? इसमें दिखाऊँ या इसमें बताऊँ? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ए पूर्णांक है, इसको मैं क्या कहूँ कि भैया ये जो ए पूर्णांक है, या तो ये 2q के रूप का होगा या 2q प्लस, आपको ये बात तो पता ही है ना कि कोई भी एक नंबर है, या तो वो 2q के रूप का होगा या फिर 2q प्लस 1 के रूप का होगा। है ना? कहने को तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कोई एक नंबर है, या तो वो 3q के रूप का होगा या फिर 3q प्लस 1 के रूप का होगा या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होगा। कहने को तो ये भी कह सकता हूँ कि कोई नंबर है, या तो वो 4q होगा या फिर 4q प्लस 1 होगा या फिर 4q प्लस 2 होगा या फिर 4q प्लस 3 होगा। ऐसे भी कह सकता हूँ। लेकिन ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या कहना है ना? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में लिखा है कि यार उसका स्क्वायर करने पर ऐसा-ऐसा आना चाहिए। अब ये जो ए नंबर है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ, है ना? लेकिन मैं कहूँगा मैं कहूँगा कि ये जो ए नंबर है, ये या तो 3q के रूप का होगा या 3q प्लस 1 के रूप का या फिर 3q प्लस 2 के रूप का। अब क्यों? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे स्क्वायर करना है ना, जब मैं इनका स्क्वायर करूँगा, ये जो ए नंबर है इन तीनों में से किसी भी एक रूप का हो सकता है। तो जब मैं हर एक का स्क्वायर करूँगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। वहाँ से मैं 3 कॉमन लेकर के इनको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दिखा सकता हूँ। वापस समझो, ये बात बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा कि भाई कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक ए है, ये किसी भी टाइप का हो सकता था। हो सकता था कि ये नंबर ऐसा हो सकता था कि ये नंबर ऐसा हो, है ना? इनमें से कोई एक टाइप का हो, इनमें से कोई एक टाइप का हो, इनमें से कोई एक टाइप का हो, है ना? होगा कोई सा भी। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, इसके अंदर भी सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, इसके अंदर भी सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, इसके अंदर भी सारे इंटीजर्स आ सकते हैं। तो मैंने इसको ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे जो स्क्वायर करके दिखाना था वो 3m या 3m प्लस 1 के टाइप का था। इसलिए मैंने कहा कि यार जो ये धनात्मक पूर्णांक ए है, ये इन तीनों में से किसी एक प्रकार का होगा। समझे? लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। मैंने क्या कहा कि भाई माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ये जो ए नंबर है, ये जो ए पूर्णांक है, ये लिख देते हैं, यह धनात्मक पूर्णांक, इसको मिटा दूँ क्या?
आगे काम आएगा ये, चलो मिटा देते हैं। ये जो धनात्मक पूर्णांक a है, ये जो धनात्मक पूर्णांक a है, यह धनात्मक पूर्णांक या तो 3 क्यू के रूप का होगा, या 3 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, या 3 क्यू प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता होगा, के रूप का होगा, रूप का होगा। इन तीनों में से किसी भी एक रूप का होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो होने को तो 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किसको चुनना है। हम ये भी चुन सकते थे, हम ये भी चुन सकते हैं। हम चाहे तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 उसको भी लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 6 का मल्टीपल होगा, जो 6 का आप स्क्वायर करेंगे, जो 6 का मल्टीपल होगा एक प्रकार से, वो 3 का भी तो मल्टीपल होगा, उसमें से भी आप 3 कॉमन ले ही सकते हो। वो हमें चूज करना है, ठीक है ना। इसको मैं 6 के हिसाब से भी करके दिखाऊंगा, एक बार मैं 3 के हिसाब से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ए नंबर मैंने लिया है, ये ए नंबर इन तीनों में से किसी भी एक के रूप में लिखा जा सकता है। भाई ये जो ए नंबर है, या तो ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, है ना। हर एक इंटीजर को आप इनके रूप में लिख सकते हो, इन तीनों में से किसी भी एक रूप का होगा। अब अगर केस नंबर फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये जो ए नंबर है, ये जो आपने धनात्मक पूर्णांक ए लिया, भाई ये जो अंदर वाला जो नंबर है, ये अगर 3 क्या हुआ, तो अगर ए बराबर 3 क्यू है, तो अगर ए 3 क्यू के बराबर हुआ, तो ये जो अंदर वाला नंबर है अगर ये 3 क्यू की शक्ल का हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लेंगे। भाई अगर ये 3 क्यू के टाइप का है, तो मुझे ये बताना है ना कि इसका स्क्वायर करने पर 3m या 3m प्लस 1 जैसा बनेगा। तो देख लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, 2 मिनट लगभग लैग हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब मुझे दिखाना है कि जब स्क्वायर किया मैंने इस अंदर वाले नंबर का, जब स्क्वायर किया तो वह या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो कैसे कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया 3 क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखो ये एक प्रकार से 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई समथिंग आ रहा है, इस समथिंग को m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, तो मैंने m मान लिया, है ना। तो एक प्रकार से हमने क्या देखा कि अगर मैं अंदर वाले नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो किस शेप का आएगा, किस शेप का आएगा, किस रूप का आएगा, वो आएगा 3m के रूप का, है ना। अभी ये लॉजिकली समझ में नहीं आएगा इतना, लेकिन कर लो, मैं आपको रीजन दूंगा इसके, है ना। ये ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m के रूप का आ गया, जहां पे लिख देना ये बात कि ये जो m है वो किसके बराबर है, 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है। मैंने इस 3 क्यू स्क्वायर को m मान लिया। अब इसका मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भी कोई भी नंबर ले लो, मान लो 5 ले लिया, जब आप इसका स्क्वायर करोगे यानी 25, तो जो 25 है उसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हो। ऐसा 3 अठा 24 प्लस 1, यानी आप इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हो। ये बात थी। तो ऐसे हमने यहाँ पे किया, हमने क्या किया, अभी कोई एक नंबर है ए। अब ये जो ए नंबर है, ये जैसे यहाँ पे 5 था, ये जो 5 नंबर है, ये एक प्रकार से आप, ये किस टाइप का है, ये जो 5 नंबर है ये 3m प्लस 2 के टाइप का है, 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है। एम में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, 3 क्यू लिख दो, 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है। वैसे ही मैंने कह दिया कि ये जो ए नंबर है, यहाँ पे तो ये नंबर था ही 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का। जब कोई नंबर 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का होता है, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आया, 3m प्लस 1 आया, है ना। कोई भी नंबर ले लो। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और सीखी हमने, अभी अभी सीखी, कि भाई कोई नंबर अगर 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है ना, तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा 3m प्लस 1 के टाइप का आएगा। एक नंबर और ले, जैसे मान लो कि आपने ले लिया, मुझे पता नहीं था अभी ये चीज़ अभी समझ में आई, 7 ले लिया, है ना। अभी 7 जो है 7 नहीं, आप एक काम करते हैं, 8 लेते हैं, 8। ये जो 8 नंबर है, ये 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है। हाँ, 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है, क्योंकि 3 दूनी 6 प्लस 2 8, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू क्या, 3 दूनी 6, 21 या 63 प्लस में 1, यानी मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, जितने भी नंबर 3 क्यू प्लस 2 के टाइप के हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर करूंगा तो उसका स्क्वायर हमेशा 3m प्लस 1 के टाइप का आएगा। ये लॉजिकल बात है, ऑब्जर्वेशन है, और ये आपको तब समझ में आएंगी जब आप उसको गहराई से पढ़ेंगे। यही असल में पढ़ाई होती है। अगर अगर असल में सीखना चाहते हो ना इस चीज़ को, भाई इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसका देखो क्या मतलब है। अगर कोई नंबर 3 क्यू की, अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। अगर कोई नंबर 3 क्यू की शेप का है, अगर उसका रूप 3 क्यू के रूप का है, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो हमेशा 3m के रूप का आएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है, ये पढ़ाई का असली मतलब है।
अभी आपको और थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ, फिर आपको लॉजिकल मतलब और समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे मान लिया कि भैया ए जो है वो 3 क्यू है। अब अगर अंदर वाला जो नंबर है, जो ए है, वो 3 क्यू प्लस 1 के टाइप का हुआ तो? क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है वो तो 3 क्यू के रूप का भी हो सकता है, 3 क्यू प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है, 3 क्यू प्लस 2 के रूप का भी हो सकता है, इन तीनों में से किसी भी रूप का हो सकता है। तो 3 क्यू के लिए तो हमने करके देख लिया, जब 3 क्यू के लिए करके देखा तो उसका स्क्वायर करने पे 3m मिला, वही हमें दर्शाने को बोला था। अब हमें इनमें भी देखना है, 3 क्यू प्लस 1 में भी। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करने पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2ab, 2ab याद है क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाली चीज़ है ये। तो ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 1, है ना। तो अगर आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2। अब कई के डाउट आता है कि सर 3 क्यू भी तो कॉमन ले सकते थे, क्योंकि क्यू भी दोनों के पास है। तो हमें देखो ना, हमें प्रूफ क्या करना है, 3m प्लस 1 के रूप का प्रूफ करना है। क्यू ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे प्रूफ जो करना है ना उसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने 3 लिया सिर्फ। इसको मैं m मान लूंगा ना बाद में, प्लस 1। अगर मैं इसको m मान लूँ तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या बात नोटिस की कि भैया कोई नंबर अगर 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है, अभी हमने एग्जाम्पल करके भी देखा, 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है, तो उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अगर कोई नंबर 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है तो उसका स्क्वायर करने पर 3m प्लस 1 के रूप का होगा, है ना। अब कहीं सर इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बड़ी बात पता नहीं चलेगी, जब आप जाएंगे ना सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब पहुंचेंगे कॉलेज में, तब आपको पता चलेगी, ठीक है ना। तब आप है ना कोसेंगे, आप ये कहेंगे कि यार उस टाइम हमें ये बात सिखाई क्यों नहीं गई, है ना। अभी तो अब लगेगा कि इतना क्यों गहरा करना है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुंचेंगे ना तब आपको लगेगा यार ये बात पहले सीख लेनी थी, रियल एनालिसिस में कभी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलिए, ए बराबर अगर है 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का, क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है वो ये भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, इन तीनों में से किसी भी एक रूप का हो सकता है। तो इस रूप को भी देख लिया, इस रूप में हमने देखा कि जब हमने स्क्वायर किया तो 3m के रूप का आया। इस रूप को भी देख लिया, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 के रूप का आया। अब मैं 3 क्यू प्लस 2 की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर जो अंदर वाला नंबर है वो 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 का 9 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्या हो, 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर, इनमें से इसको इकट्ठा लिख लो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस में 4। तो देखोगे तो ये आ गया आपका, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 4। तो एक प्रकार से अगर मैं इसको m मान लूँ तो 3m प्लस 4 आ गया। लेकिन ध्यान से अब एक बात समझा, 3m प्लस 4 गलत है, क्यों, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका स्क्वेयर्स पे भी काम करती है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये 4 है, एक प्रकार से रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है इस b से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत कर दिया हमने, गलत नहीं क्या मतलब, आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है 3m प्लस 1, मुझे स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना है, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इस 4 को लिख देता हूँ 3 प्लस 1, ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर 3 चौका 12 क्यू 3 एकम 3 प्लस 1 तो बचा ही हुआ है। तो इसको अगर मैं इसको पूरे को m मान लूँ तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m प्लस 1। यहाँ पे लिख देना कि m किसको मानना है, ऐसे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात नोटिस करी कि अगर कोई नंबर 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 3m प्लस 1 के टाइप का होगा। समझ रहे हो, एग्जाम्पल से समझाते हैं, अभी समझाया था मैंने, वापस समझा देता हूँ। कोई नंबर ले लो, 8 नंबर लिया था हमने, 8 नंबर क्या एक प्रकार से 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है ना, 3 दूनी 6 प्लस 2, यानी एक प्रकार से 3 क्यू प्लस 2 के टाइप का है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 64 मिलता है। 64 को अगर मैं 3 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसा होगा, ये होगा 3 एकम
3 दूनी 6, 21 प्लस में शायद 21 या 63 प्लस में 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इसका मल्टीपल आया, जो इसका स्क्वायर आया, वो 3m+1 के टाइप का है। अगर कोई नंबर 3 के टाइप का है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा 3m+1 के टाइप का होगा। 3m+1 के टाइप का होगा। यहाँ पे क्या अलग चीज़ है, यहाँ पे m अलग चीज़ है। यहाँ पे तो क्या 2 था, यहाँ पे m 21 था। इनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन पाएगा। m और q में भी कोई ना कोई रिलेशन पाएगा कि अगर क्या 2 है तो इसका m 21 होगा। ये भी रिलेशन ना कुछ पाएगा, लेकिन वो आपको खोजना है, मुझे नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा अलग लगा होगा मालूम है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि करना कैसे है ना। मेरे पास एक बुक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये बुक है आपकी गणित बोध, RS अग्रवाल की है। इसमें से कोई आप एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कौन सा लें? अभी हमने 3m वाला करा है ना। ये रहा, ये आया था 2011 में। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप पहले। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, इसको पहले खुद ट्राई करना आप है, उसके बाद देखना। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भाई कोई भी अपने पास नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो या तो वो 5m के टाइप का होगा, या फिर वो 5m+1 के टाइप का होगा, या फिर वो 5m+4 के टाइप का होगा, के रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? जैसे हमने पिछला किया वैसे ही, लेकिन लॉजिकल मतलब समझ लो एक बारी, इसका मतलब क्या क्वेश्चन का। तो कान दुख गए तुम्हारी, 2 मिनट रुको भाई। हाँ, करें। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, इसको निकाल ही देता हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं तो वो जो स्क्वायर है या तो वो इस टाइप का होगा, या वो इस टाइप का होगा, या वो इस टाइप का होगा। इन तीनों में से किसी भी एक रूप का होगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये ले लिया। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं तो जो स्क्वायर हैं वो या तो इस रूप के होंगे, या इस रूप के होंगे, या फिर इस रूप के होंगे। देख लेते हैं। 36 को अगर मैं 5 के मल्टीपल के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 सत्ता 35 प्लस 1, यानी एक प्रकार से मैंने 5m+1 के रूप का लिख दिया। इसको लिखना चाहूँ तो 5 निम 45 प्लस 4, यानी एक प्रकार से मैंने इसको 5m+4 के रूप में लिख दिया। इसको 5 के मल्टीपल के लिखना चाहूँ तो 5, बताओ तुम बताओ यार। इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 5 एकम 5, 5 दूनी 12 पंजे 60 प्लस 4, यानी 5m+4 के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 81 को 5 किस पे जाएगा? ये 16 प्लस 1, 5m+1 के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोटिस क्या कि जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूँ तो जो स्क्वायर होगा वो या तो 5m+1 के रूप का लिखा जा सकता है, या 5m+4 के रूप का लिखा जा सकता है। 5m के रूप का भी लिखा जा सकता है। 10 ले लो, 10 का स्क्वायर 100, तो आप इसको 5 × 20 यानी 5m के रूप का लिख सकते हो। यानी मुझे ये बात प्रूफ करके दिखानी है, सिद्ध करके दिखानी है कि भैया जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूँ तो जो स्क्वायर किया वो स्क्वायर करने पर या तो 5m+1 के रूप का होगा, या 5m+4 के रूप का होगा, या फिर 5m के रूप का होगा। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अब एक काम ये कर सकता हूँ कि सारे के सारे इंटीजर्स ऐसे लिखता जाऊँ, तोड़ के टुकड़े करता जाऊँ और सबको दिखा दूँ, लेकिन सारे इंटीजर्स नहीं लिख सकते, बता दिया मैंने आपको। तो हमें यहाँ पे कुछ मान के चलना पड़ेगा। ध्यान से समझो, मैं मान लूँगा कि कोई नंबर है ए, कोई नंबर ए है। अब ये जो ए नंबर है, ये जो है, ये या तो 5 क्यू के रूप का होगा, या 5 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, या 5 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा, या 5 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा, है ना। होने को तो ये नंबर 2 क्यू या फिर 2 क्यू प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है,
लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे चाहिए 5m 5m प्लस 1 5m प्लस 4। तो इसलिए मैं ऐसे लेके चलूँगा। मैं कहूँगा कि ये जो ए नंबर है या तो ये इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। इनमें से किसी भी एक रूप का हो सकता है। ठीक है ना? भाई मुझे ये जैसे प्रूफ करना था कि भैया 6 है। 6 जो नंबर है इसका जो स्क्वायर करने पर ये आएगा। मतलब इसका जो स्क्वायर करने पर इस टाइप का आएगा। अब ये जो 6 नंबर है, 6 जो नंबर है, ये असल में ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको 5 के मल्टीपल में लिखूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको लिख दूँगा 5 इंटू 1 प्लस 1। ये जो नंबर है ये 5 क्यू प्लस 1 के रूप का है। ये जो नंबर है ये 5 क्यू प्लस 2 के रूप का है। ये 5 क्यू प्लस 3 के रूप का है। ये 5 क्यू प्लस 4 के रूप का है। ये 5 क्यू प्लस 5 के रूप का है। 5 क्यू प्लस 5 के रूप का मतलब 5, ये तो फिर 5 का मल्टीपल ही हो गया। 5 क्यू ही हो गया एक प्रकार से। 5 क्यू प्लस 5 लिख दो चाहे, लेकिन फिर हो तो 5 का मल्टीपल ही गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने क्या दिया कि कोई भी नंबर जो है वो इनके रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, जितने भी इंटीजर लिए उसको अगर मैं चाहूँ तो 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ। है ना? तो पहले मैं ऐसे ही करूँगा। मैं कह दूँगा भाई कोई एक नंबर है ए, उसको अगर मुझे रिप्रेज़ेंट करना है, तो उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए मैंने कह दिया भई ये जो ए नंबर है या तो 5 क्या हो सकता है या 5 क्या प्लस 1 हो सकता है, 5 क्या प्लस 2 हो सकता है, 5 क्या प्लस 3 हो सकता है। इसमें से कोई भी एक रूप का हो सकता है। कोई किसी भी एक रूप का हो सकता है। अब मैं कर दूँगा इनका स्क्वायर। इसका मैं कर दूँगा जी स्क्वायर। हर एक का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका भी। जब स्क्वायर करूँगा ना, तो जो स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी, उसको मैं इनके अंदर चेंज कर दूँगा सिंपल। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। जो नंबर था वो 3 क्यू के रूप का भी हो सकता था, 3 क्यू प्लस 1 का भी रूप का हो सकता था, 3 क्यू प्लस 2 के रूप का भी हो सकता था। है ना? ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अब की बार जो नंबर्स हैं, वो होने को तो ये जो नंबर है ए, ये अभी भी 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 के रूप का हो सकता है। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है, उसके अनुसार हमें चाहिए। हमें प्रूफ करना है कि वो 5 के मल्टीपल के रूप में होंगे। तो जो 5 के मल्टीपल के रूप में चाहिए, तो आप जो ए नंबर मान रहे हो, उसको भी 5 के मल्टीपल के रूप में ही मानो, ताकि उसका स्क्वायर करने पर 5 का मल्टीपल ही आए। मतलब 5 के मल्टीपल के रूप में आए। ठीक है? तो मैं क्या, वापस समझ लो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि कोई एक नंबर है ए और उसको कह दूँगा भी वो जो नंबर है वो इनमें से कोई भी एक एक टाइप का हो सकता है, किसी भी एक रूप का हो सकता है। किसी भी एक रूप का हो सकता है। ठीक है? तो अगर मैं इनका स्क्वायर करके देख लूँ हर एक टाइप का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो मैंने जो भी वैल्यू आएँगी वो इनमें इनमें इन तीनों में से किसी भी एक टाइप की आएँगी। ये आएँगी, ये आएँगी, ये आएँगी, है ना? तो मैं फिर कह दूँगा कि भैया जितने भी इंटीजर्स हैं मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है उनको मैं 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ जितने भी इंटीजर्स हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं मेरे पास, उनका स्क्वायर करने पर हमेशा यही मिलेगा। इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा। किसी एक रूप का होगा, ये कह सकता हूँ। ठीक है? इसको करके दिखाता हूँ फिर ज़्यादा समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो जी, कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करेंगे। हम कहेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। हमने मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए। अब ये जो ए इंटीजर है, ये या तो 5 क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या 5 क्यू प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या 5 क्यू प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, 3 के रूप में या फिर 4 के रूप में। है ना? लिख देंगे यह है धनात्मक पूर्णांक, यह है धनात्मक पूर्णांक, या तो 5 क्यू के रूप में होगा या 5 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा या 5 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा या 5 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा या 5 क्यू प्लस 4 के रूप का होगा। है ना? 5 क्यू प्लस 5 के रूप का मतलब वो 5 क्यू ही हो गया, 5 का ही तो मल्टीपल हो गया। समझ रहे हो? भाई जो भी नंबर आप चुन रहे हो, या तो 5 का मल्टीपल होगा, 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या फिर 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा या फिर 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा या फिर 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगा। 5 के मल्टीपल से अगर 5 ही ज़्यादा हो गया तो फिर वो 5 का मल्टीपल ही तो बन गया मेरे दोस्त। बन तो 5 का मल्टीपल ही गया। ये चीज़ थी। तो जो नंबर आप चुन रहे हो, ये जो ए नंबर है, या तो ये 5 क्या होगा या 5 का प्लस 1 होगा या 5 का प्लस 2 होगा या 5 का प्लस 3 होगा या 5 का प्लस 4 होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे केस बन गए 5। केस नंबर फर्स्ट, अभी मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करना। जब ए जो होगा वो बराबर होगा 5 क्यू के, ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 क्यू के, जो अंदर वाला नंबर वो 5 क्यू के बराबर होगा। तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बराबर कितने आ गए, 25 क्यू स्क्वायर के। ठीक है? ए स्क्वायर अगर 25 क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें से 5 कॉमन ले लूँ, अंदर बच गया 5 क्यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 इंटू, इसको एम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अगर कोई नंबर 5 क्यू के रूप का है तो उसका स्क्वायर करने पर हम देखेंगे ना, तो जो नंबर आएगा वो 5 एम के रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है? ऐसे केस 2 ले लेना, थर्ड ले लेना, मतलब ये 1 2 3 4 5, इन सब का करके देख लेना, आपको हमेशा यही इसी टाइप का मिलेंगे। ये चीज़ थी। बात समझ में आ गई? ठीक है? ये बात है, कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया।
ठीक, एक बात और बतानी थी मुझे, 2 मिनट रुको। उम, हुँ, एक बात और बतानी है यार मुझे। अगले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन में आ जाएगी आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी, दिख गया मुझे। कितने टाइम की बन गई? 50 मिनट की बन गई। चलिए कोई बात नहीं। देखो जी, क्या बोला गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस वन या नो एम प्लस आठ के रूप का होता है। हमें यह बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैं उसका क्यूब करूं तो क्यूब करने पर हमें इस टाइप का मिलेगा, जो नंबर मिलेगा वो इस टाइप का होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो ए नंबर है, कोई भी एक नंबर है ए, आप अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो टू क्यू या टू क्यू प्लस वन, इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि सर वो इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है ना, या फिर उसको कह सकते हो कि वो इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है। मैं फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग खराब होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि वो इनमें से किसी एक रूप का हो सकता है, पाँच क्यू प्लस वन, ऐसे। समझ पा रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, है ना? इनमें से किसी भी एक रूप का आप ले सकते हो। आप कह सकते हो कि जो ए है, जो आपका जो आपने नंबर लिया, या तो वो टू क्या होगा या फिर टू क्या प्लस वन होगा, या फिर आप कह सकते हो जो आपने ए नंबर लिया, या तो वो तीन क्या होगा या फिर तीन क्या प्लस वन या फिर तीन क्या प्लस टू होगा। जो आपने ए नंबर लिया, या तो वो चार क्या होगा या फिर चार क्या प्लस वन होगा या फिर चार क्या प्लस टू होगा या फिर चार क्या प्लस थ्री होगा। आप ऐसे करके प्रेजेंट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको लेना है। भाई अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो हर एक नंबर है वो फोर एम या फिर फोर एम प्लस वन के रूप का होगा, तब तो आप ऐसे लोगे। अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हर एक जो नंबर है मतलब उसका स्क्वायर करने पर, वो उसका स्क्वायर करने पर नो एम प्लस वन या फिर नो एम प्लस चार आता है, तो आप ये वाली चीज़ लोगे। ये चीज़ है ना, ठीक है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपको प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, अब बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अगर मैं उसका क्यूब करूं तो वो नो एम प्लस वन और नो एम प्लस आठ के रूप का हो। अब मैं किसको लूंगा? अगर मैं इसको लेकर चलूं, मैं कह दूं भैया कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है तो उसको मैं इनमें से किसी भी एक रूप में लिख सकता हूँ। वो जो धनात्मक पूर्णांक है या तो वो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। तो जब मैं इनका क्यूब करूंगा, क्यूब करने पर मुझे नो का मल्टीपल नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें जो एक प्रकार से जिसमें नो कॉमन आ सके। जिसका क्यूब करूँ तो उसमें से नो कॉमन ले सकूँ मैं, ठीक है? तो ये तो नहीं ले सकता मैं, ठीक है? अच्छा ये ले सकता हूँ? ये ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें क्यूब करूँगा, जैसे 3 का क्यूब किया, 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। 27 में से मैं नो कॉमन ले सकता हूँ और फिर मैं उसको नो एम और नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 इसके रूप में दिखा सकता हूँ। समझ पा रहे हो? ये नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि जब मैं इसका क्यूब करूँगा, तो क्यूब करने के बाद उसमें से फिर मैं नो कॉमन नहीं ले पाऊँगा। समझ पा रहे हो? ना ही ये ले सकता, नो कॉमन नहीं आएगा। 6 ले सकते हैं क्या? कुछ कुछ 36 हो गया, 6 12 18, 6 भी वैसे तो ले भी सकते हैं और एक प्रकार से नहीं भी ले सकते। रीज़न? क्योंकि फिर 9 कइयों में कॉमन आएगा, कइयों में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? 9 जो है वो कइयों में कॉमन आएगा, कइयों में नहीं आ पाएगा। जैसे 2 मिनट रुको मुझे सोचने दो। 6, 6 क्या प्लस 1, 6 क्या प्लस 2, जो 9 का मल्टीपल होगा वो 6 का भी मल्टीपल होगा। 6 12 18, हाँ, ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, ले सकते हो। इसका रीज़न क्या होता है वो समझो। भाई जो 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। जो 9 के पहाड़े पे आएगा वो 3 के पहाड़े पे आएगा, यानी आप 3 ले सकते हो। जो 9 के पहाड़े पे आएगा वो 6 के पहाड़े पे आएगा, यानी आप 6 लेके भी इसको प्रूफ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? मैं 9 लेके तो करूँगा नहीं भाई, क्योंकि 9 लेके करूँगा तो मेरे पास 8 केस हो जाएँगे। मुझे नो क्या प्लस 1, नो क्या प्लस 2, नो क्या प्लस 3, नो क्या प्लस 4, इनके क्यूब करके दिखाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? 8 केसेस हो जाएँगे। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। इसमें थोड़े थोड़े केसेस होंगे और मैं इससे प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। इसने क्या बोला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर मैं घन करूँ, क्यूब करूँ, तो वो इसी रूप के होता है। इन तीनों में से किसी भी एक रूप का होता है, ये दर्शाना है। तो कोई भी अपना नंबर ले लो। जैसे मान लो आपने ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप इनका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, 25 25 पंजे 25 25 25 25 पंजे 125, चिको चिको 36 36 छिक्का 216, है ना? ये भी ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो अगर आप देखें तो 64 को आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको 9 के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? 9 सत्ता 63 प्लस 1, यानी एक प्रकार से आपने 9 एम प्लस 1 के रूप का लिख दिया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 पंज 9 तिया 27, यानी 13 निम्मा 117 होता है ना?
प्लस में 8, यानी आपने इसको 9m प्लस 8 के रूप का लिख दिया। मतलब ये था कि जितने भी इंटीजर्स है अगर मैं उनका क्यूब करूँगा तो हर एक क्यूब जो है वो इनके रूप में लिखा जा सकता है, या तो वो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इसी बात को आपको प्रूफ करके दिखाना है। आप क्या कहोगे? आप कह लोगे जी कोई भी नंबर मैंने a मान लिया, क्योंकि सभी नंबर्स के लिए प्रूफ करना है ना। एक तो काम कर सकता था सारे नंबर करके दिखा दूँ, लेकिन नहीं कर सकता, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं। तो मैंने हर एक नंबर को a मान लिया। अब ये जो a नंबर है, ये हो सकता है, ये जो a नंबर है इसको मैं कह सकता हूँ कि भैया ये 2 क्यू की शेप का है, या फिर 2 क्यू प्लस 1 के रूप का है। इन दोनों में से किसी एक रूप का हो सकता है। इसको भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लेऊँगा नहीं ना, क्योंकि इसका मुझे क्यूब करने पे जो हमारा वैल्यू आएगी वो 9m के मल्टीपल में नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कह दूँगा कि ये जो नंबर है a, ये या तो 3 क्यू के रूप का होगा, या 3 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा। है ना? 9 में भी ले सकते हो, 9 क्यू के रूप का होगा, 9 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा, 9 क्यू प्लस 2 के रूप का होगा, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन उसमें 8 केसेस बन जाए 9 केसेस बन जाएँगे। उनको क्यूब कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर तो लोगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। है ना? तो मैं कह दूँगा कि ये जो a नंबर है, या तो ये 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या फिर 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। अब मैं इनका कर दूँगा क्यूब, क्योंकि क्यूब करने से जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसमें से मैं 9 कॉमन निकाल करके 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इसके रूप में दिखा सकता हूँ। इसलिए मैं इनको 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 के रूप में ले रहा हूँ। लॉजिक समझ में आ गया थोड़ा बहुत? बस ठीक है, थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहले किया, हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मैंने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तथा यह धनात्मक पूर्णांक, यह धनात्मक पूर्णांक, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसको मैं किसी भी रूप में लिख सकता हूँ। 2 क्यू प्लस 1 इसमें मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा किसमें? 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2, इनमें से किसी भी एक रूप में लिख सकता हूँ। तथा यह धनात्मक पूर्णांक 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 3 में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ये जो पूर्णांक है a, इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। इनमें से मतलब किसी भी एक में लिख सकता हूँ। वो मुझे नहीं पता कि किस टाइप में लिखा जाएगा। वो तो इसलिए तो मैं तीनों केस लेकर चल रहा हूँ। है ना? तो केस नंबर फर्स्ट, अगर a बराबर है 3 क्यू के, अगर a किसके बराबर है? 3 क्यू के। थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी भाई, है ना? तो एडजस्ट कर लेना। a किसके बराबर है? 3 क्यू के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ, क्योंकि मुझे क्या बोला कि उनका क्यूब करने पर इस टाइप की रकम बनेगी। है ना? तो क्यूब करके देखेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? a का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू क्यूब। अब मुझे इसको कैसे दिखाना है? 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इनमें से किसी एक रूप का दिखाना है। तो कैसे दिखा सकता हूँ? अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच गया? 3 क्यू क्यूब रह गया। है ना? तो अगर मैं देखूँ तो इसको मैं अगर m मान लूँ तो इसको मैंने 9m के रूप का दिखा दिया, जहाँ पे m क्या है? 3 क्यू क्यूब है। सिंपल। है ना? आप कह सकते हो सर इसमें 3 कॉमन ले सकते थे, तो फिर वो 3m के रूप का हो गया ना। मुझे 9m के रूप का दिखाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 कॉमन लिया, 3 अंदर रखा। समझ गए? केस नंबर 2, अब ये जो अंदर वाला जो नंबर है, जो आपका पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, अगर ये 3 क्यू प्लस 1 के रूप का हुआ, अगर इसकी जो शक्ल है वो 3 क्यू प्लस 1 के रूप की हुई, तो अगर मैं इनका क्यूब कर दूँ दोनों तरफ, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, तो ध्यान से समझिए, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं। a का क्यूब, इसका क्यूब कर लो, 9 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्या क्यूब, इसका क्यूब कर लो 1, फिर 3a स्क्वायर b, 3 लिखो, a का स्क्वायर करो, पहले वाले का स्क्वायर करो, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, दो साथ सेम रखो भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया ना, क्यू का स्क्वायर क्या स्क्वायर हो गया, दोनों का लगता है स्क्वायर, प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, ए रखो, बी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखें, 27 क्यू क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 क्यू। समझ गए? अच्छा, अब इन तीनों में से मैं एक काम करता हूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो 9 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 क्यू क्यूब, फिर 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू प्लस में 1 तो है ही, इसको मैं m मान लेता हूँ। भाई m इसलिए ना कि 9 का मल्टीपल हो गया ना, 9 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, समथिंग समथिंग कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस समथिंग को मैंने कुछ नाम दे दिया, m नाम दे दिया। यहाँ पे लिखा भी तो है कि m कोई पूर्णांक है, इसमें नहीं लिखा क्या? चलो कोई बात नहीं, 9 इंटू m प्लस 1 ये चीज़ होगी। यानी हमने पता कर लिया कि अगर कोई इंटीजर 3 क्यू प्लस 1 के रूप का है तो उसका क्यूब करने पर जो नंबर आएगा वो 9m प्लस 1 के रूप का होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा केस नंबर 3 देखो फिर आप। केस नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है। a बराबर क्या है? 3 क्यू प्लस 2 है।
3 का प्लस 2 है ना। भाई जो अंदर वाला नंबर है जो आपने ए लिया है वो या तो इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। इस रूप में भी हमने करके देख लिया। अगर वो इस रूप का है तो उसका स्क्वायर इस रूप का होगा। अगर वो इस रूप का है तो उसका स्क्वायर इस रूप का होगा। अगर वो इस रूप का है तो उसका स्क्वायर किस रूप का होगा देख लेते हैं। वो भी हमेशा हमें 9m+8 के रूप का मिलेगा। देखते हैं चलो। भाई किसी के भी रूप का हो सकता है, 9m+8 के भी हो सकता है, 9m+1 भी हो सकता है, 9m भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा ना हमने। इसका क्यूब कर लिया, इसका क्यूब हो गया 9 3 9 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3a² भी, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्टली मैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 18 दिया 36 18 54 हो गया। 54 ए क्यूब है ना, क्या स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा आएगा, क्या स्क्वायर आएगा। प्लस में 3ab², ए बी 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 क्या हुआ आएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो, 9 क्या 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर समथिंग बच जाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, प्लस में 8 है ही, तो इस समथिंग को m नाम दे दो, तो ये 9m+8 के रूप का हो गया। समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या बात प्रूफ करी, हमने ये बात प्रूफ की कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं उसका क्यूब करूं तो जो क्यूब है वो इन तीनों में से किसी भी एक रूप का होता है। अब ये प्रूफ करना क्यों जरूरी था, वो इसलिए था भैया मैं सारे नंबर्स तो ले ही नहीं सकता ना, मैं हर एक नंबर के लिए इसको प्रूफ नहीं कर सकता कि यार हर एक नंबर जो है मतलब इंटीजर डिजिट ले लेके इनको तोड़ तोड़ के इनको क्यूब कर करके तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे मान करके कोई एक नंबर माना ए, उसको मान करके प्रूफ किया, ठीक है। और ये प्रूफिंग करना क्यों जरूरी है ये आपको पता चलेगा असल में कॉलेज में जाके। कॉलेज में जाए बाद यही चीजें हैं, रियल एनालिसिस सारी की सारी रियल नंबर बेस है। थोड़ा बहुत अलग आएगा लेकिन मेन मुद्दा यही है। लेकिन वहाँ पे जाकर के स्टूडेंट अड़ते हैं, वहाँ पर अटकते हैं, रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि उन्हें बेसिक समझ नहीं होती। और बेसिक समझ नहीं होती तो अब मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ ये जो लेक्चर है ना ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे मेरे ख्याल से, 60-70 मिनट का बन गया ये, तो ये उतना नहीं देखेंगे। लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जो अभी रियल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे वो इस लेक्चर को वापस देखेंगे आके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार अभी जो कॉलेज में वे पढ़ रहे हैं ना वो इसी से रिलेटेड है, यही बेस है पूरा पूरा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ थी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। कल हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है, और हो सका तो क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ साथ करा देंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।